हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या कहें तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये दो नाम क्यों हैं। और ये पहले तो एक लाइन पहले ये बता दें कि होता क्या है कि जस्ट लाइक कि ऑथेंटिकेशन के लिए एज्योर पोर्टल पे हम कैसे ऑथेंटिकेट करें रिसोर्सेज को, उसके लिए एक ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का दिया हुआ है। होता क्या है कि ये दो नाम क्यों है, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही रीनेम किया है। ओके, पहले इसका नाम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ही था। तो अगर अभी आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से सर्च करेंगे एज्योर पोर्टल पे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको इन्होंने नाम दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ओके, केवल नाम चेंज हुआ है, इसका फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो सपोज़ कीजिए कि मान लिया जाए कि अगर ये शायद माइट भी लगता है कि 1 और 2 इयर्स बैक ये इन्होंने नाम ये चेंज किया है। इसके पहले अगर किसी ने एज्योर में माइग्रेट किया है और उस समय उसने अपने आर्किटेक्चर में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मेंशन किया है और उससे सारी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम करना बंद हो गया। फंक्शनैलिटी सेम ही है, बस केवल ये है कि अब यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जाना जा रहा है। ओके, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है। ओके, दोनों सेम ही है। ओके, अब देखिए, तो इस वीडियो में हम ये सभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिकेशन मेथड हम अपनाते थे उसमें क्या डिमेरिट होती थी और इसमें क्या फ़ायदे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक तो कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू का फ्रेशर लेवल पे पूछा जाता है कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन क्या है। ओके, ऑथेंटिकेशन दैट मीन्स ऑथेंटिकेट करना कि ये यूजर सही है या नहीं है, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड सही है या नहीं है। और ऑथोराइजेशन क्या होता है कि यह यूजर किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एलिजिबल है। ओके, उसको कहते हैं ऑथोराइजेशन। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ऑल अबाउट आपका ऑथेंटिकेशन के बारे में है। ठीक है, अगर इसमें रोल कॉन्फ़िगर कर दिया जाए तो फिर वो ऑथोराइजेशन भी इसमें कवर हो जाएगा। ओके, आइए पहले हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के बारे में एक दिया हुआ है कि पहले क्या होता था कि ऑथेंटिकेट करने के लिए ये स्क्रीन आता था। इस स्क्रीन में हम यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते थे। ओके, और जब ये यूज़र नेम पासवर्ड लिखते थे तब जा कर के ऑथेंटिकेट होता था। ओके, अब क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें तो यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे अटैक होने के चांसेस हैं। दैट मीन्स कि कोई आपका पासवर्ड यहाँ चुरा सकता है और फिर इजी वे में वो जो है आपके सिस्टम के डेटा को हैक कर सकता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ देखें तो सबसे बड़ा डिमेरिट इसका हो गया कि ये सिक्योर नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज दिए हुए हैं कि ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में मल्टीपल इश्यूज क्या क्या है। पहला तो है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन। ओके, मल्टीपल पासवर्ड। तो होता क्या है कि अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में तो इंटरनल एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं। मान लिया जाए एक अटेंडेंस बनाने का है, एक लीव अप्लाई करने का है, एक आईटी डिक्लेयर करने का है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। ओके, तो इतने सारे एप्लीकेशंस को अगर सबका पासवर्ड मैकेनिज्म दे दिया जाए तो सब में आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सपोज़ कीजिए कि अगर 10 एप्लीकेशंस हैं
तो 10 यूज़र आईडी 10 पासवर्ड, और उसके बाद में क्या है कि उसको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जितने भी एप्लीकेशन होंगे उन सभी एप्लीकेशन के पासवर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर मान लिया जाए कि आपने एक सेम पासवर्ड ही सब में अप्लाई कर दिया तो ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच ही है। ओके, तो इस तरह से हम ये कहें तो इसमें सिक्योरिटी की कमी हो गई। और अब 10 पासवर्ड, और उसके बाद में क्या है कि अब पासवर्ड अगर एक्सपायरी सेट किया हुआ है तो आपको पासवर्ड उसमें सब में चेंज करना है, सबको फिर से लिखना है, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट होगा। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। एक और इसमें क्या है, डिले इन ऑनबोर्डिंग। सो ऑनबोर्डिंग में डिले, सो अब क्या है कि एक अगर नया रिक्रूटमेंट आता है, एक नया रिक्रूट होता है बंदा, तो उसको क्या है कि अब आपको लैपटॉप देना है, तो लैपटॉप अलॉट होता है। उसके बाद में क्या है कि अब जितने डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं सबके लिए वो सेपरेट एक्सेस रेज करेगा, फिर वो एक्सेस रिक्वेस्ट रेज करेगा, फिर उसको एक्सेस मिलेगा। ओके, तो उसका सिस्टम सेट करने में ही आपका 1 वीक 2 वीक लग जाएगा। ओके, सो इससे क्या होगा कि वो जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स का कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास रिसोर्स का एक्सेस ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से डिले इन ऑनबोर्डिंग हो गया। और एक और इसमें लास्ट जो है इशू वो है नॉट एबल टू गेट रिमोट सपोर्ट। ओके, सो आपका लैपटॉप, आपने अब क्या किया है कि कंपनी का लैपटॉप है, अब कंपनी के प्रीमाइसेस में आप हैं, कोई इशू आ रहा है, आपका पासवर्ड ये हो गया, सपोज़ कीजिए कि या सिस्टम क्रैश हो गया, किसी भी तरह का पासवर्ड का इशू आ गया। ओके, एक्सपायर हो गया या आप फॉरगेट हो गए, कुछ फॉरगेट पासवर्ड है, कुछ भी ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो आप ऑफिस में आईटी के पास जाते हो, बोलते हो कि इसमें सही कर दो, वो एडमिन लॉगिन से जाएगा, आपका पासवर्ड रीसेट कर देगा, जो करना हो कर देगा, ठीक है, तो आपका वो रिकवर हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि आप अपना लैपटॉप लेके बाहर आप ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से अलग हैं। ओके, जब कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से अलग हैं तो आप उन एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं जो कि आउटसाइड और इंटरनेट पे अलाउड हैं। ओके, फिर अगर किसी कारण से आपको आईटी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो जब तक आप अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आईटी का कोई बंदे से आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ओके, ना आप उसे अपना इशू बता सकेंगे। सो अब अगर फ़ोन पे आप कॉल करते हैं तो अगर इस केस में अगर सपोज़ कीजिए कि एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बंदा आपको एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। ओके, सो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक आप रिटर्न बैक ऑफिस नहीं होंगे तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो इस तरह से देखा जाए कि ये इतने सारे इश्यूज हैं इन ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में। ओके, सो आइए अब देखते हैं कि आखिर ये जो एएडी है या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो है ये कैसे इसको ओवरकम करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है ये क्लाउड बेस्ड है कम्प्लीटली। ओके, सो जब क्लाउड बेस्ड है तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, जो भी कंप्लायंस है सारा कुछ वहीं पे मेंटेन होगा। तो यूज़र आपने क्रिएट कर दिया, एक जगह एक यूज़र क्रिएट कर दिया और वो यूज़र अथेंटिकेट कहाँ से कर रहा है, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, क्लाउड पे जा रहा है, अथेंटिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ईजी हो गया। और अब देखिए आप एज ए यूज़र एक्सेस कर रहे हैं क्लाउड को और एडमिन जो है वो एडमिन अपने रोल से एक्सेस कर रहा है, तो क्या होगा, आसानी से जो है वो कहीं से भी आपको सपोर्ट दे सकता है। ओके, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट इजी हो गया और कोई भी रिसोर्स का अगर एडिशनल रिसोर्स एक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको जो है वहीं से वो अलाउ करेंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ग्लोबली मेंटेन हो सकता है अब। ओके, अनदर क्या है, सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन आज तो हर जगह यूज़ हो रहा है। ओके, कि मल्टीपल एप्लीकेशन है, एक ही आईडी से वो सब कुछ मैनेज हो रहा है, क्योंकि वो सारी आईडी कहाँ से मैनेज हो रही है, सारी आईडी मैनेज हो रही है आपका क्लाउड से, एएडी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से।
वहाँ पे आपके यूजर सिंक हैं, वहीं से आपका ऑथेंटिकेट हो रहा है। ओके, और उसी ऑथेंटिकेशन टोकन को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको अलाउ कर रहे हैं। ओके, सो कंपनीज में तो अब ये भी होता है कि आप अपने विंडोज़ को लॉगिन कीजिए, और विंडोज़ को लॉगिन करने के बाद आपका जो वही ऑथेंटिकेशन जो है वो सारा ऑथेंटिकेशन आपका एज्योर का हो गया पोर्टल या कोई भी एप्लीकेशन का पोर्टल हो गया, सब में वही ऑथेंटिकेशन आपका काम करेगा। मतलब वही यूजर आईडी पासवर्ड जिससे आपने लैपटॉप लॉगिन किया वो उसी से सब कुछ चल रहा है। तो अब एक यूजर आईडी एक पासवर्ड आपके पास हो गया। ओके, इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऐड करना आसान है, क्योंकि इसके लिए अब किसी भी एप्लीकेशन को एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन के लॉगिन स्क्रिप्ट मुझे ये नहीं करना कि मैं उसको OTP भेजूँ, OTP मेरे में डालेगा एप्लीकेशन में तभी जा कर के लॉगिन करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी है वो आप एज्योर पोर्टल पे ही सेट कर दो, वो वहीं से ऑथेंटिकेट करेगा, उसी पे साइट पर ऑथेंटिकेट करके ऑथेंटिकेशन टोकन आपको वापस करेगा। ओके, कंडीशनल एक्सेस, इसमें ये एक है फैसिलिटी कि आप ये अगर किसी एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि ये इंडिया में एक्सेस हो तो आप इंडिया में ही एक्सेस होगा, और अगर वो यूएस में तो यूएस में ही एक्सेस होगा। तो लोकेशन स्पेसिफिक आप कंडीशनली एक्सेस लगा सकते हैं, साथ ही साथ डिवाइस स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन केवल आपका लैपटॉप से यूज़ हो, डेस्कटॉप से यूज़ हो, मोबाइल से नहीं यूज़ हो। इस तरह के कंडीशनल एक्सेस भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट, जो जैसा कि मैंने बताया कि क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो इजी वे में आप एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, उसका यूजर मैनेजमेंट अच्छे ढंग से हो सकता है। ओके, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक तरह से इसको यूज़ करने से। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न ऑथेंटिकेशन विथ एज्योर एडी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो इसमें मैंने क्या बताया, इन्हांस सिक्योरिटी आपका हो गया, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस क्योंकि सिंगल साइन ऑन है, पासवर्ड लेस हो जाता है, आराम से आप कर सकते हैं। आपके पास ऑथेंटिकेटर ऐप है, ऑथेंटिकेटर ऐप से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके, कंप्लायंस आप जितने भी हो सारे इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस भी ऐड किया जा सकता है। और स्केलेबिलिटी, इसमें स्केलेबिलिटी भी है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक जगह पे अगर मान लिया नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। एज्योर एडी को आसानी से लार्ज स्केल पे स्केलिंग किया जा सकता है, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू मार्क रहेगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हु यूजेज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, कौन यूज़ करता है? सो IT एडमिनिस्ट्रेटर तो यूज़ करते ही हैं, उनको पूरा मैनेज करना पड़ता है। ऐप डेवलपर एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सिंगल साइन ऑन, कम से कम ऑथेंटिकेशन टोकन जो आ रहा है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे यूज़र का क्या क्या रोल होगा, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए इन्हें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है ऐप डेवलपर्स को। यूज़र तो यूज़ करते ही हैं, क्योंकि उनको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, पासवर्ड मेंटेन करना है, वो वहीं से कर लेंगे, ठीक है, उनके पोर्टल पे ही। और एक और इसमें है ऑनलाइन सर्विस सब्सक्राइबर्स। ओके, तो जैसे कि कोई भी ऑनलाइन सर्विस आप लेते हैं, ओके, चाहे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ऑफिस 365 है, तो ये सब भी इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर आप अपने ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने उसी आईडी से उसको भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो तो सर्विस है, वो तो आपके कंपनी का प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये सभी है कि कौन यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या AAD को। ये हमारा एक लास्ट स्लाइड है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस क्या है। सो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस बेसिकली ये क्या है, तो एक सूट ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब सिक्योरिटी के लिए, और एक तरह से कहें हम कि पूरा एज्योर एडी और सारा सब कुछ मैनेज करने के लिए ये कंप्लीट एक यूनिफाइड सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि पूरा आप एक्सेस मैनेजमेंट, इन पॉइंट मैनेजमेंट,
सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ की जो भी प्रोटेक्शन है, मतलब जब जितना भी आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा का सारा सब कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस है। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्या होता है एज्योर एडी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इससे बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में स्टडी किया, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका डेवऑप्स, ये डेवलपर्स का पार्ट है। ओके, सो जब डेवलपर्स की सीरीज देखेंगे हम तो उसमें इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।